सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि किस तरीके से हम रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं हाँ, जो हम नेक्स्ट थिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है, कल मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, याद करिए कि अगर आपने स्टैचोमेट्रिक चेंज किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है। वो वेल एंड गुड, वो हमने एग्जांपल से भी समझाया था। लेकिन एक चीज और चेंज होती है, वो चीज क्या चेंज होती है? वो रेट कांस्टेंट चेंज होता है। रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होता है वो आज के क्लास में हम सीखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो क्या होता है, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 2a plus b tends to give प्रोडक्ट। 2a plus b tends to give प्रोडक्ट। और सपोज करो दिस इज सिंपल रिएक्शन है। ये क्या है? सिंपल रिएक्शन। कल बताया था सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उनका ऑर्डर सेम होता है। तो R1 बराबर क्या दिया हुआ? K1 a का पावर 2 और b का पावर 1। ठीक है, ऐसा दिया हुआ। अब इसका स्टोइचियोमेट्री चेंज कर दिया, 4a plus 2b टेंड्स टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, क्या ये सिंपल होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर आप स्टोइचियोमेट्री चेंज कर दो तो वो रिएक्शन सिंपल हो या नहीं हो। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा K2 a का पावर x और b का पावर y। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1 and K2 and also calculate x and y। x और y को भी निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, रिएक्शन सिंपल है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि क्योंकि आप यहां से यहां जब जा रहे हो, मतलब रिएक्शन तो सेम है, ना ही आप उसका प्रोडक्ट प्रेशर चेंज करो ना ही उसका टेम्परेचर चेंज करो, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब अगेन x की वैल्यू 2 ही रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी? 1। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 4 और 2 है, तो इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री और ऑर्डर क्या बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट द सिंपल रिएक्शन। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आई होप से इधर समझ में आया होगा तो ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो R2, अब अच्छा एक बात और, ये पहला क्वेश्चन हुआ। R2 बराबर को क्या लिख सकता हूँ मैं? K2 हाँ, R2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, -1/4 dA/dt। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? और R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1/2 dA/dt। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोनों में? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या पूछा उसने? K1 और K2 के बीच का रिलेशनशिप। R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, काम करते हैं, बेटर ये रहेगा, एक काम करो, R2 को मैंने लिखा K2 a का पावर 2 और b का पावर 1। ठीक है, और R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/4 dA/dt इज इक्वल टू K2 a का पावर 2 b का पावर 1। ठीक है, ये हुआ। उसी तरीके से R1 बराबर क्या हो जाएगा? K1 a का पावर 2 b का पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नथिंग बट -1/2 dA/dt। ठीक है, इन दोनों को जब आप इक्वेशन को डिवाइड करोगे लाइक, ठीक है, हालांकि इसको इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए था, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, मैं कर देता हूँ सीधा, -1/2 dA/dt K1 a² b का पावर 1। हालांकि a² तो गलत है, a का पावर ऑर्डर 2 है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, माइनस 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 भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2/K1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ K2। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, जस्ट
checking for camera clarity and I think it is clear दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ट्वाइस ऑफ N2O5 tends to give 4 of NO2 plus O2, 4 of NO2 plus O2, R बराबर क्या दिया हुआ, K ऑफ N2O5 का पावर 1, ये आपको रेट ये दिया हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या दिया हुआ, माइनस डी ऑफ N2O5 बाई dt की जो वैल्यू उसने दी हुई है वो उसने बराबर दिया हुआ K1 N2O5 का पावर 1, K1 N2O5 का पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस डी ऑफ NO2 बाई dt जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ K2 N2O5 का पावर 1 एंड प्लस डी ऑफ O2 बाई dt उन्होंने दिया हुआ है K3 N2O5 का पावर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिराइव रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3 के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप डिराइव करना है। देखो सिंपल से बात है, यहाँ पे ये जो K है दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये जो K है सिर्फ K है, इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का है। लेकिन ये K किसका, ये K1 का मतलब दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ N2O5, रेट कांस्टेंट ऑफ NO2 एंड रेट कांस्टेंट ऑफ O2। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना। तो मैं लिख सकता हूं R बराबर क्या हो सकता है, R बराबर मेरा हो सकता है -1/2 डी ऑफ N2O5 dt, जो हम इक्वेशन लिखते थे हम एज इट इज, प्लस 1/4 डी ऑफ NO2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ O2 बाय dt, ठीक है। इस तरीके से होगा, एक मिनट जस्ट, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज एंड, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पर भी क्लियर हुआ, तो ये बात आपको समझ में आई। तो दिस इज 1/2 N2O5 बाई dt 1 प्लस 1/4 डी ऑफ NO2 बाई dt, दिस इज डी ऑफ O2 बाई dt। तो व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि मुझे इनकी तो वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू उसने क्या दिया हुआ, K ऑफ N2O5 ये दिया हुआ R का वैल्यू। अब -1/2, अच्छा सॉरी, माइनस डी ऑफ N2O5 dt के वैल्यू उसने कितना दिया, K1 N2O5, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा K1 N2O5 इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ NO2 बाई dt के वैल्यू उसने क्या दिया, K2 N2O5, तो क्या हो जाएगा 1/4 K2 N2O5 और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी ऑफ O2 बाई dt के बराबर क्या दिया हुआ, K3 N2O5, ये N2O5, ये N2O5, ये N2O5 और ये N2O5, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको रिलेशनशिप क्या मिल रहा है, K बराबर मिल रहा है K1/2 इज इक्वल टू K2/4 और इज इक्वल टू K3। तो आपको ये रिलेशनशिप मिल रहा है। इसका मतलब मैं बोलूंगा, अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक ऑफ दैट रिएक्टेंट टू रिएक्शन। इन जनरल अगर मैं बात करूं भैया, ठीक है, तो ये चीज समझ में आए, अगर आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन लिखते हो और उसको इक्वेट करते हो किससे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट से या किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी सब्सटेंस से, तो कुछ मत करो, उसको आप क्या करो, उससे डिवाइड कर दो उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से और ये रिलेशन होता है, सिंपल सा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट sorry relation between rate constant of reaction, relation between rate constant of reaction and rate constant and particular reactant,
मतलब क्या कि अगर ए प्लस बी टेंस टू गिव सी प्लस डी है, ठीक है, सपोज करो ऐसे है, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो के होगा वो क्या होगा, के बाई ए इज इक्वल टू के बी बाई बी इज इक्वल टू के सी बाई डी इज सॉरी के सी बाई सी और इज इक्वल टू के डी बाई डी। ठीक है, ऑब्वियस कहने का मतलब मेरा ये है कि सॉरी स्मॉल ए क्यों लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ए लिखो, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल मतलब जैसे रेट कांस्टेंट ऑफ ए को आप क्या कर दो, उसी के स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर दो और उसके इक्वेट कर दो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन से, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। सॉरी, तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुके होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट को अगर आप क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या पता मिल जाएगा, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो आसान सा था। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बराबर जो होता है बराबर कर दो रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, या आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन से रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्टेंट का या किसी भी सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट हमें पता चल जाएगा। तो दीज आर द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अब हमारा ये जो हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे इसका मैं बता दे रहा हूं आपको, जो आपके जो नीट के सिलेबस में है वो सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है आपका, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है नहीं आपको। ठीक है, तो अब इनके अनोखे ठाट है, जीरो ऑर्डर के भी अनोखे ठाट है और फर्स्ट ऑर्डर के भी अनोखे ठाट है। वो ठाट क्या है वो भी आपको बता देता हूं मैं। तो बेसिकली अब जो हम पढ़ेंगे वो है सिर्फ जीरो ऑर्डर, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपके पूरा ऑलमोस्ट 80% टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो पहले हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आखिर कैसे कैसे चेंज करते हैं। अब उसके पर्टिकुलर हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, भाई जीरो ऑर्डर क्या होता है, ऐसे रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, जीरो ऑर्डर में क्या क्या हमें सीखना है वो सीखें। ठीक है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि मान लो अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है, तो आप ये बताओ 20 सेकंड के बाद रिएक्टेंट कितना बचेगा या 20 सेकंड बाद प्रोडक्ट कितना बना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जीरो ऑर्डर में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर में करना क्या है, तो सब चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का एक एग्जांपल तो मैं दे देता हूँ, जैसे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी आप बायोलॉजी में एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ते हो, सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर मतलब क्या, कंसंट्रेशन का पावर जीरो। तो इसका मतलब ये है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बराबर। आप जब दही जमाते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इतना दही ले लो या एक चम्मच दही लो, जितने टाइम में दही बनना उतने ही टाइम में वो दही बनेगा, बराबर। मतलब जो दही बनने का जो रेट है वो उसके दही के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करेगा वो तो कंडीशन पे कि आप किस कंडीशन में उसको लेके जा रहे हो। आई बात समझ में। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ए टेंस टू गिव क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है टी इक्वल टू जीरो पे लेट इट बी, ये ए नॉट है तब जीरो है, और टी इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। तो ए नॉट माइनस एक्स को मैं ए टी मान लूंगा और यहाँ पे क्या बनेगा एक्स, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए नॉट, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, के। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, चलो तो अब इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, रिएक्शन हुज रेट डज नॉट, whose does not depend upon concentration, depend upon concentration and time, are known as, are known as जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ना ही उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, ना ही उसके टाइम पे डिपेंड करता, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर काइंड, जिसमें रेट आप देख लो तो सिर्फ कांस्टेंट के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर, ना ही तो यहाँ पे टाइम का टर्म आ रहा है और ना ही यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा है, इसलिए इनको हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे समझो बात को, अब जैसे यहाँ पे समझो आर बराबर क्या हो जाएगा, क्या मैं आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर, ठीक है। चलो अब इधर देखो, माइनस डी ए बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट बाय डी टी इज इक्वल टू के। ए नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। तो अभी काम करता हूं मैं, dx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, के डी टी लिख सकता हूं, और दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूं, जीरो से लेकर x तक और जीरो से लेकर t तक। तो k तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x ही होगा, और x इक्वल टू क्या मिलेगा, के टी, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, मतलब बीटी के वैल्यू पूछे तो किसके बराबर हो गए, वो बीटी की वैल्यू बराबर हो जाएगी एक्स, और वो किसके बराबर होगा, के टी के बराबर। आई बात समझ में, मतलब बीटी की वैल्यू किसके बराबर होगी, के टी के बराबर होगी। आप ऐसा डायरेक्ट लिखो, बीटी की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, के टी का, बीटी बराबर एक्स है, बीटी बराबर एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने कितने निकाली, केटी। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या होगा मेरा, केटी होगा। अब आप थोड़ा बात को समझे यहाँ पे, क्या y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल बनेगा। अगर मैं बोलूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम में क्या रिलेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ते जाएगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ग्राफ होंगे जीरो ऑर्डर के वो स्ट्रेट लाइन में होंगे हमेशा, वो कर्व नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है एक्सपोनेंशियली ग्राफ को फॉलो करता है, और जीरो ऑर्डर हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जीरो ऑर्डर का, जो आप बोल सकते हो पहला डिफरेंस भी है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का। तो आई होप से बेटा ये चीज समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, मतलब एटी बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो एटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। एटी बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। तो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला एंड दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, स्ट्रेट बढ़ेगा, और ये स्ट्रेट घटेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये मेरा हुआ भाई कि चलो हमने ये जान लिया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा आफ्टर टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा होगा। तो ये तो हमने सीख लिया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट बात क्या, मोर इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो एक नया टर्म आता है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जिसको हम टी एल टी से करते हैं डिनोट, किससे करते हैं डिनोट, टी एल टी। अब ये लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपने कभी कभी टीवी वगैरह में अवार्ड्स देखे होंगे। उस अवार्ड्स में क्या होता है, उस अवार्ड्स में एक अवार्ड दिया जाता है सीनियर एक्टर्स को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है क्या, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट भाई अगर कोई एक्टर है या तो परलोक सिधार गया हो, या तो एक्टिंग छोड़ चुका, मतलब रिटायर हो चुका है, मतलब उसने अपना पूरा करियर कंप्लीट कर लिया, 100% कंप्लीट कर लिया, तो उसके सम्मान में वो हम क्या करते हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन 100% जिस टाइम पे 100% कंप्लीट होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब क्या, जिस टाइम पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा वो टाइम मेरा क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन होता है। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, टाइम इन विच 100% ऑफ रिएक्शन gets completed, 100% ऑफ रिएक्शन gets completed, क्या हो जाएगा मेरा लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो और मुझे पता है एट टीएलटी पे, अब यहाँ पे देखो ए नोट क्या हो जाएगा, एटी मेरा एटी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं। तो जब कुछ रिएक्टेंट बचेगा नहीं तो इसका मतलब ए नोट माइनस के टी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो।
और ये एल टी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा टी एल टी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए नॉट बाय के। तो दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला। कौन सा? देखो इसमें मैं बोला जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद है आपको तो कहानी खत्म। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाय के। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन आपसे हमेशा लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम, इसको हम डिनोट किससे थे, या तो टी हाफ से डिनोट करते हैं, या तो हम टी 50% से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, या टी हाफ से डिनोट करेंगे या टी 50% से डिनोट करेंगे। टी हाफ में मतलब हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, कि जिस टाइम पे रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है वो मेरा हाफ लाइफ टाइम होता है, टाइम इन विच 50% of reaction gets completed। 50% of reaction gets completed, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। इसका मतलब होगा कि एट हाफ लाइफ टाइम टी हाफ पे एटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट बाई टू के। क्योंकि आधा से ज्यादा कंसंट्रेशन क्या, एटी मतलब क्या, इस कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ कितना कंसंट्रेशन रह जाएगा, ए नोट बाई टू। पहले इनिशियल आपने ए नोट लिया था, मतलब टी 50% पे या टी हाफ पे ए नोट के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, ए नोट बाई टू बचेगा। मतलब कंसंट्रेशन एट टी हाफ कितना होगा, ए नोट बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए नोट माइनस के टी जो हो टी हाफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब टी हाफ का जो फॉर्मूला निकलेगा वो हो जाएगा ए नोट बाय टू के। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अनदर वन सिक्स फॉर्मूला। ठीक है, ये छठा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बात है, समझने का जो बात था वो ये था कि मान लो ये 0 से लेकर 100% तक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, और लेट जीरो ऑर्डर का ये जो रिएक्शन है ये टोटल टाइम ले रहा है ए नोट बाई के ले रहा है। कितना ले रहा है, ए नोट बाई के। तो मैं बोलूंगा 0 से लेकर 50% तक कितना टाइम लेगा, तो ऑब्वियस बात इसका आधा कर दो, ए नोट बाई टू के लेगा। तो अगेन अगेन इसका आधा कितना लेगा, ए नोट बाय टू के ही लेगा। जब 0 से 50% अगर ए नोट बाई टू के लग रहा है तो आगे का 50% भी कितना लेगा, ए नोट बाई टू के ही लेगा। इसका टोटल ए नोट बाई के था, अगर आधा 50 ए नोट बाई टू के ले रहा है तो आधा अगला 50% भी कितने टाइम पे रिएक्ट करेगा, ए नोट बाई टू के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीरो ऑर्डर के लिए। क्यों होता है, देखो जीरो ऑर्डर का ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्वल परसेंट इक्वल टाइम पे रिएक्ट करता है। कहने का मतलब है कि अगर 10% 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, 0 से 10% 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, तो 11 से 20 भी 10 मिनट में रिएक्ट करेगा उस रिएक्शन का। 30 से 40 31 से 40 भी कितने मिनट में रिएक्ट करेगा, 10 मिनट में। मतलब 91 से 100 में भी जो टाइम लगेगा वो आपको 10 मिनट ही लगेगा। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जीरो ऑर्डर का कि ये इक्वल टाइम में इक्वल परसेंट इक्वल टाइम में रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसा जी फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अभी आपने बताया कि हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे ए नोट बाई के है इसका, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा आपका, ओवरऑल इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट ऑर्डर में ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर में समझाऊंगा फिलहाल के लिए। इसका मतलब ये बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर गिवन टाइम पे कंप्लीट होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन चलते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ के जीरो ऑर्डर में मान लो अगर जीरो से लेकर 10% का जो टाइम लग रहा है, जीरो से लेकर 10% तक का जो रिएक्शन है वो 10 मिनट में खत्म हो रहा है। इसका मतलब जो लास्ट का जो 10% जो रिएक्शन होगा वो भी 10 मिनट में ही खत्म होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। अगर 0 से लेकर 10% तक का रिएक्शन मतलब फर्स्ट 10% रिएक्शन जो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट का 10% इनफाइनाइट टाइम। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैंने क्या बोला, कभी खत्म होता ही नहीं है, वो कंप्लीट कभी होगा ही नहीं। मतलब वो हार्डली 99% तक रुक जाएगा, 99.5 तक रुक जाएगा, 99.9 भी नहीं रुक सकता वो इतना। मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बात समझ में, इसका मतलब जो लास्ट का 10% होगा ऑब्वियस फर्स्ट के 10% से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा हो जाएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लिख लिया होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं अल्फा। किस क्या लिखते हैं हम, अल्फा। अल्फा का मीनिंग क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड, मोल डिसोसिएटेड बाय
इनिशियल मोल, ठीक है। अब इसका मतलब डिसोसिएट कितना हुआ x और इनिशियल कितना लिया था ए नॉट, मतलब अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा के टी बाय ए नॉट। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर सेवंथ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये टोटल 7 फॉर्मूले इसमें भी मिलेंगे और 7 फॉर्मूले आपको उसमें मिलेंगे। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इसी पे बेस्ड आपका क्या आता है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। तो लेटस, अगर देखो मैंने क्या बोला, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ये है ना कि इनके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ्स दिए ना वो प्लीज आपको याद रखने, और एनसी ग्राफिकल बेस्ड कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनका ग्राफ में क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आखिर ग्राफ कौन कौन सा आते हैं, जो जितना भी ग्राफ बता रहा हूँ ना, ये ग्राफ आपको रिमेंबर होने चाहिए, बट ये ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। टोटल 6 ग्राफ है इनके, ठीक है। पहला तो जो ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर इज इक्वल टू के, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं समझाता, आर इज इक्वल टू के है, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई कंसंट्रेशन का टर्म आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। अब देखो अगेन रेट वर्सेस टाइम, रेट के फॉर्मूले में जब टाइम भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा तो टाइम भी नहीं आ रहा, इसका मतलब अगेन ये कैसा रहेगा ग्राफ, स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम के पैरेलल रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट का लाइन ग्राफ है ये। अगर मैं बात करूं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कुछ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, मतलब इनिशियल ये चालू होगा ए नॉट से और ये ग्राफ यहाँ पे टच करेगा, ये जो टच है ये टाइम को इस टाइम पे टच करे, ये टाइम क्या होता है, टीएलटी होता है, क्या होगा, टीएलटी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब रिएक्टेंट इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो ये फॉर्मूला कैसा, देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो, एटी बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी, तो मैंने एटी वर्सेस टी का ग्राफ खींचा है, तो यहां से यहां, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बीटी या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वाई में, वाई एक्सेस में मैंने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिया वर्सेस टाइम लिया, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, मतलब बीटी बराबर क्या हो जाएगा, के टी, ये डायरेक्टली बढ़ेगा, ठीक है। अब सेकंड हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर क्या था, ए नॉट बाय टू, के मतलब ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फॉर्मूला क्या था, टी हाफ बराबर ए नॉट बाय टू के था। और नेक्स्ट है अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कैसा, अल्फा वर्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या था, अल्फा का फॉर्मूला था, याद करिए, के टी बाय ए नॉट, क्या था, के टी बाय ए नॉट। तो अल्फा वर्सेस टाइम का ग्राफ तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, लेकिन ये हार्डली इस पॉइंट तक ही बढ़ सकता है, क्यों, अल्फा की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और जब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस पॉइंट पे ये कट टच करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टीएलटी, टीएलटी मतलब 100%, मतलब अल्फा की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, आई बात समझ में। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट, ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, ए नॉट बाय के होगा। तो आई होप से ये बात समझ में आएगी, क्योंकि देखो अल्फा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हार्डली इस पॉइंट के आगे अल्फा नहीं जा सकता है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए नॉट बाई के, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो चुकी है, इसका मतलब पूरा का पूरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस टाइम पे कन्वर्ट हो चुका है, ए नॉट बाय
के टाइम पे। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल क्या थे, इनके ग्राफ्स थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे, ठीक है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स हम देखें, इनके एग्जांपल क्या होता है। तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं, ठीक है। पहला तो सब ये देखो, ये एग्जांपल जो मैं करा रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना, साथ ही साथ में जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। कि कभी कभी क्या होता है, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसलिए बोल रहा हूँ कि 12th एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है पहला, photochemical reaction just like H2 plus Cl2 H mu, photochemical मतलब H mu tends to give क्या होगा, twice of HI। तो यहाँ का जो रेट होता है K H2 का पावर 0 और I2 का पावर 0। क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेट होता है H2 और I2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन में। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन जाएंगे उतना ही H2 और I2 प्रोडक्ट में HI में कन्वर्ट होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द H, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, दैट इज व्हाई इट इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड जो होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ले सकते हो, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ओवर आ सॉलिड सरफेस, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने, एट वेरी हाई प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे आप करवा रहे हो, एट वेरी हाई प्रेशर पे आप गैसेस का डिसोसिएशन करा रहे हो, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वेरी गुड, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। N2 प्लस 3H2 और PH3 4PH3, तो ये क्या देगा, P4 प्लस 6H2। आई होप से ये चीज समझ में आएगी। तो ग्राफ्स हो गए हमारे, इनके सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है, इनके सारे रिएक्शंस हो गए, मतलब सारे तो नहीं, जितने इंपॉर्टेंट है वो करा दिए, बाकी के एग्जांपल आप एनसीईआरटी से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स इन सेम टाइम। क्या होगा, सेम टाइम पे कंप्लीट है। जैसे मान लो 100 था, तो मान लो 10% रिएक्ट कर रहा है 10 मिनट में, कितने मिनट में, तो 10 मिनट में तो 90 हुआ, तो अगला भी 10% कितने पे रिएक्ट करेगा, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आप ऐसा बोल सकते हो कि 10% 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा है, तो अगला जो 10 मिनट का जो रिएक्शन होगा उसमें सिर्फ 10% ही रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब अगेन 10% कंप्लीट होगा, फिर से 10 मिनट में 70, फिर 60, 50, 40, 20, 10 और लास्ट में 0। इस तरीके से क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या हो जाता है,
कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अच्छा दूसरा आपके लिए जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बचता है, मतलब टाइम टी पे, 2t पे, 3t पे जो भी रिएक्टेंट पार्ट बचता है ना, वो एपी के फॉर्मेट में होता है। हालांकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, जेई वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट आप सेकंड पॉइंट याद रखो कि हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो, ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये इनको फर्स्ट ऑर्डर से अलग करते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे इक्वल टाइम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला 10% अगर 10 मिनट में रहेगा तो लास्ट का 10% भी 10 मिनट में होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर का पहला 10% अगर 10 मिनट में हो गया तो लास्ट का 10% तो पता नहीं कितना टाइम पे रिएक्ट होगा। तो ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे क्या होता है, हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन वहां पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करना चालू करते, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर रिएक्शन गेट gets completed 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes. Determine order of reaction. Determine order of reaction and rate constant of reaction and rate constant of reaction, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर रिएक्शन है, कोई 20%, देखो आप ऐसे पढ़ के बोल सकते हो भैया इक्वल परसेंट इक्वल टाइम पे ही रिएक्ट कर रहा है। 20% 20 मिनट में कर रहा है तो अगला 20% भी 20 मिनट में ही रिएक्ट करेगा, तो मतलब टोटल 40% कितना रिएक्ट हुआ, 40 मिनट में। तो आप देख के बोल सकते हो जीरो ऑर्डर। लेकिन इसको प्रूफ करना हो तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो जैसे सपोज करो t इक्वल टू 20 पे, लेट इनिशियल ए नॉट को मैंने माना 100, तो ये 80 कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा, 80 मतलब 100 था, अब 20 पे कितना बचेगा, 80, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 100 माइनस के टी, मतलब इंटू 20। 80 बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ये इसका वैल्यू जब निकालोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, एनसीईआरटी में मिलेंगे, आपको नीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने बोलेगा। तो मेरा आपको हमेशा सजेशन रहेगा, हमेशा आप पहले फॉर्मूला पुट करना फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये जैसे 80 बाय ए नॉट माइनस के टी है, तो वहां पे भी एक फॉर्मूला मिलेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी फर्स्ट ऑर्डर का। तो उससे अगर आप जब दो बार फॉर्मूला लगा के देख रहे हो जिसमें दोनों का वैल्यू के का वैल्यू सेम आ गया, अगर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से दो बार के का वैल्यू सेम आ रहा है दो दो गिवन डाटा से, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर होगा। तो आप पहले हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का निकालना। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़े तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो टी इक्वल टू 40 पे 80 की वैल्यू कितनी बचेगी, 60 बचेगी। भाई 40% रिएक्ट कर चुका है तो बचेगा 40 आपका। और इनिशियल 80 बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी 40। तो यहाँ पे भी आप देख लो के की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब दोनों दोनों गिवन डाटा में जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाने पर के का वैल्यू दोनों का सेम आ चुका है, इसका मतलब 100% ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आप ऐसे फिजिक्स में भी इसको ट्राई करते हो मेरे हिसाब से, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं कि आप क्या करो, पहले जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के चेक करो, वो नहीं आया तो फिर फर्स्ट ऑर्डर का लगाओ, फिर वो नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बेटर है। For the reaction 3A tends to give product
और इसका आर बराबर क्या दिया हुआ, के ए नॉट, मतलब ये रेट रेट ला एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो आसान है, आपको डेरिवेशन पता है, ये 3a टेंस टू गिव प्रोडक्ट है, तो t इक्वल टू जीरो पे क्या लेट इट बी, ए नॉट था, तब ये जीरो था, और t इक्वल टू टी पे ये क्या था, ए नॉट माइनस 3x था, और यहाँ पे क्या था, x था। तो अगर मैं बात करूं, मुझे पता है r बराबर क्या होगा, माइनस डी ए बाय डी टी, इसको k के बराबर कर दो, और अगेन क्यों डेरिवेशन याद रखना बेटा, डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डेरिवेशन से सॉल्व होते हैं। तो माइनस डी ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 3x माइनस ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरा मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 ऑफ समथिंग इज मिसिंग। अच्छा सॉरी, देखो मैं गलती कर दिया ना मैंने यहाँ पे, देखो छोटा सा गलती, आर बराबर क्या होगा, 1/3 रेट ला एक्सप्रेशन में लिखेंगे ना, 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जो होगा 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, ये 1/3 छूट गया तो ये 3 कैंसिल आएगा, तो कभी भी जीरो ऑर्डर, यहाँ से हमें सीखने क्या मिले, 3 4 5 6 कुछ भी लो, फाइनल आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो dx बाई dt करना है। क्यों, ओवरऑल ये और ये क्या हो जाता है, कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप स्टैचोमेट्री लोगे वो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में डिवाइड बाय करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी स्टैचोमेट्री यहाँ पे बचेगा वो इससे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, kt हो जाएगा, x बराबर kt हो जाएगा। देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, वही पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 3x है, ए नॉट माइनस 3x है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 3kt। एक तो आंसर ये भी दिया सकता है, कभी कभी ए नॉट माइनस के ए टी ये भी दिया रहेगा, तो भी आंसर सही है। क्यों, क्या के को मैं नहीं लिख सकता 3 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जो इससे पहले मैंने बताया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो चाहे ये हो, दोनों आंसर मेरा सही, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ताकि चैप्टर की। सॉरी, 5/2a tends to give प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, रेट बराबर है के ऑफ ए नॉट, रेट का एक्सप्रेशन दिया, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ बेल है, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाता है, ए नॉट बाय 2k, या तो आप डायरेक्टली ऐसा कर दो। ठीक है, 2k ए है तो आंसर ये होगा, और एक आंसर हो सकता है ए नॉट बाय 2 रेट कांस्टेंट। अगर देखो के बराबर क्या हो सकता है, 5/2 इंटू के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 इंटू के, मतलब ए नॉट बाय 5k। तो अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होगा तो ए नॉट बाय 5 के आंसर होगा, और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट होगा तो ए नॉट बाय 2 के आंसर होगा। तो फिर से बोलो अगेन, इट इज डिपेंड अपॉन द टोटल क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, a प्लस 2b टेंस टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका रेट ला एक्सप्रेशन दिया हुआ के ए का पावर 0 बी का पावर 0, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट मेरे जीरो ऑर्डर के। टी इक्वल टू 0 पे
ये ए नॉट था और ये बी नॉट था, ठीक है, और t इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स हुआ और बी नॉट माइनस 2x हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम t as well as half life टाइम ऑफ ए एंड बी। हाफ लाइफ टाइम पूछा है ए और बी का। देखो यहाँ पे रिएक्शन का नहीं पूछा, उसने यहाँ रिएक्टेंट का पूछा है। कोई बात नहीं, हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम करेंगे। अब देखो समझो बात को, मैं क्या आर को लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, अगेन वही फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू के। तो बस आपको क्या करना है, अब आपको अलग अलग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आप जब भी सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आपको हमेशा के टी मिलेगा, जो एज यूजुअल बोला है मैंने आपको, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल x ही मिलेगा आपको dx बाई dt। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -1/2 बी नॉट माइनस 2x माइनस बी नॉट, तो -2x ऊपर बचेगा, 2 कैंसिल हो जाता है, ये भी dx बाई dt। ओवरऑल आप इनका इंटीग्रेशन तो x इक्वल टू के टी मिलेगा, इससे वाला कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम t ऑफ एक बराबर क्या होगा, ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, और बी टी बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट माइनस 2 के टी हो जाएगा, बी नॉट माइनस क्या हो जाएगा, 2 के टी। तो आई होप से ये पॉइंट आपको समझ में आता है। पहला पार्ट तो हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं उसमें क्या पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट आफ्टर टाइम टी, तो ये मेरा आंसर आ गया। उसमें पूछा हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, मतलब हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, तो ए नॉट बाय 2 के ए लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, ए नॉट बाय 2 के, तो ए नॉट बाय में 2 के लिख सकता हूं, के मतलब रिएक्टेंट का, मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, के मतलब है कि रिएक्टेंट का मतलब ए का रेट कांस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टैचोमेट्री 1 है, तो ऑब्वियस बात है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। स्टैचोमेट्री 1 है तो के बराबर क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड थिंग क्या आता है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी नॉट बाय 2 के बी। ठीक है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो, या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, बी नॉट बाय क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, बी नॉट बाय क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। आई बात समझ में सबको, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देता हूं मैं, लेट इट बी, इसका सेकंड पार्ट ऐसे कि व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन, व्हाट शुड बी द concentration of A and B such that such that such that half lifetime of A and B are equal। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आखिर में ऐसा क्या करूं ताकि दोनों का, ऐसा क्या कंसंट्रेशन लूं ताकि दोनों का हाफ लाइफ क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों का हाफ लाइफ मतलब क्या बोला, ए का हाफ लाइफ बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर दो, मतलब ए नॉट बाय 2 के और बी नॉट बाय 4 के, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ए नॉट बाय बी नॉट जो होगा वो 1:2 हो जाएगा। मतलब मैं अब हमेशा ऐसा बोल सकता हूं, अगर कंसंट्रेशन, मतलब अगर दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइचोमेट्रिक रेशियो के बराबर, देखो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो भी क्या 1:2 ही है, सॉरी 1:2 ही है, तो आप हमेशा बोल सकते हो अगर दो रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक रेशियो उनके कंसंट्रेशन रेशियो के बराबर, या आप ऐसा बोलो कि अगर दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेशियो उनके स्टोइचोमेट्रिक रेशियो के बराबर है, तो उनका हाफ लाइफ टाइम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये नोट करके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच रिएक्टेंट each reactant will be equal
will be equal when their concentration ratio are present या are equal to their स्टाइचोमेट्रिक रेशियो। अगर स्टाइचोमेट्रिक रेशियो के उनके बराबर है तो आप बोल सकते हो कि इनका कंसंट्रेशन रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आई होप सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करा दिए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कल शायद ही कर, आज तो शायद फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो पाएगा, तो कल हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको जीरो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 लाइक। ठीक है, क्या है, Cl2O7 गैस इज इक्वल टू क्या देगा आपको, ट्वाइस ऑफ ClO2 प्लस 3/2 O2। ठीक है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ, पी नॉट बराबर दिया हुआ उसने 600 mmHg, और सेकंड गिवन डाटा उसने दिया हुआ है माइनस ऑफ डी ऑफ Cl2O7 बाई dt, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2O7 उसने दिया हुआ है 50 mmHg। ठीक है, उसने पहला कैलकुलेट करने क्या बोला, कैलकुलेट पहला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड उसने क्या बोला, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2O7, सॉरी। थर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन, पूछा उसने रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कब, अगर मैंने इसी रिएक्शन में क्या कर दिया, स्टोइचोमेट्रिक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 ऑफ ClO2 प्लस 3 ऑफ O2। एंड ऑप्शन डी है टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Cl2O7, पहला रिएक्शन की बात करूं, पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसने पूछा रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 डी ऑफ O2 बाय dt। बहुत सारे को मन में आएगा सर ये तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इन्हीं के रेशियो में वो हमेशा बनेगा, तो इसका मतलब ये जो भी टाइम पे है ये इनिशियल, ये कुछ ना कुछ टाइम पे ही निकला होगा। ठीक है, तो ये जो भी हम आंसर बता रहे हैं तो ये गिवन टाइम पे 2 इक्वल टू 2 सेकंड पे ये माना गया है। ठीक है, तो आप समझो बात को, तो डी ऑफ Cl2O7 उसने कितना दिया, 50 दिया हुआ है, 50 बराबर 50 इंटू 3/2 इज इक्वल टू डी ऑफ O2 बाय dt, मतलब ये कितना हो जाएगा 25, तो मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 75 mmHg। ठीक है, यहां से तो मेरा पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, K ऑफ Cl2O7 का पावर 0। ठीक है, उसने क्या पूछा मेरे से, हाफ लाइफ टाइम पूछा। हाफ लाइफ टाइम के लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए आपका रेट कांस्टेंट। तो R को मैं लिख सकता हूँ D ऑफ Cl2O7 बाय dt बराबर क्या हो जाएगा K। इसका मतलब यहां से K का वैल्यू जो आ रहा है, पहले रिएक्शन का K का वैल्यू आ रहा है 50। मुझे क्या निकालना, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ बराबर होता है क्या, A0 बाय 2K, A0 बाय 2K। अब समझो A0 मतलब यहाँ पे प्रेशर दिया हो P0, मतलब 600 बाय 50 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उसने क्या बोला, अब उसी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ Cl2O7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ऑफ ClO2 प्लस 3 ऑफ O2। उसने इसका रेट पूछा है,
कोई इशू नहीं है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 Cl2O7/dt ये होगा बराबर। ये होगा ठीक है। Cl2O7 डिसेपरेट, देखो मैंने क्या बोला, रेट स्टाइचोमेट्रिक मल्टीप्लाई करने से रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज कर जाता है, बट किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट कभी भी चेंज नहीं करता। ये आपको मैंने बताया था कि उनपे अगर उनको डिफाइन करना हो तो कभी स्टैचोमेट्रिक रेशियो की हमें जरूरत नहीं होती है। तो ये DCl2O7/dt बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बता रेट ऑफ Cl2O7 बता रहा है। और Cl2O7 अभी हमने बताया कि ये कितना वैल्यू है 50, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है। रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया, देखो पहले मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन कितना था, ये रेट बराबर 50 था, R इज इक्वल टू के, अभी रेट कितना आ गया 25, बट Cl2O7 एज इट इज मेरा उतना ही रहेगा। लास्ट में उसने क्या बोला है, अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, T इक्वल टू 0 पे ये P0 था, ये 0 था, इसी के नीचे मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। T इक्वल टू 10 सेकेंड, तो P0 माइनस 2P 4P 3P, इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना हो गया आपके पास, टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड हो गया P0 प्लस 5P। अगर ये 5 की ये P की वैल्यू पता चल जाए तो इस P0 का जो 600 है, तो मुझे पता है दिस इज नथिंग बट PT, ये PT तो है 10 सेकेंड के बाद, और मुझे पता है PT बराबर क्या होता है, P0 माइनस के 2KT होगा। एक ये फॉर्मूला भी तो है ना, P0 माइनस A0 माइनस बराबर क्या होता है KT, तो क्योंकि यहाँ पे 2 स्टैचोमेट्रिक तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, P0 माइनस 2P, P0 क्या हो जाएगा, क्या यही वैल्यू इसके भी बराबर है, P0 माइनस 2P के, दिस और दिस कैंसल, इसके मतलब P के वैल्यू बराबर किसके हो जाएगा, KT के बराबर, पुट द वैल्यू P0 प्लस क्या हो जाएगा 5KT, तो P0 हो जाएगा 600 प्लस 5, K की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 50, सॉरी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रेट कांस्टेंट निकला था मेरा, और टाइम कितना है मेरा 10 सेकेंड, तो 2500 सॉरी K की वैल्यू 25 होगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये जो है R की वैल्यू यही तो K की वैल्यू भी होगी ना इसकी, तो 25, तो ये हो जाएगा 1850, ठीक है। तो आई होप से ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जीरो ऑर्डर का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्लीज बेटा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, बेशक आप मेरे से पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, कल हम फर्स्ट ऑर्डर चालू करेंगे।